हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी जानते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामले को लेकर हियरिंग चल रही है। इस हियरिंग का आज आखिरी दिन था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली राइट्स 2020 के एक्यूज्ड उमर खालिद, शारजिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मीरा हैदर की बेल एप्लीकेशन प्ली की। आप सभी जानते हैं कि इस बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में कई दिन बीत चुके हैं, कई महीने और ये कह लीजिए कि कई साल बीत चुके हैं, क्योंकि केस ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट फिर से आया है। कल की तारीख में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज की तरफ से रीजॉइंडर के सबमिशन दिए गए और आज वो दिन था जब एएसजी एसवी राजू ने अपने सबमिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया के सामने एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या आर्गुमेंट्स रखे और बेंच ने उनसे क्या क्वेश्चनिंग की है। तो दर्शकों, जैसे ही आर्गुमेंट स्टार्ट हुए वैसे ही दिल्ली पुलिस से बेंच ने ये क्वेश्चन किया कि इस केस में इतना डिले क्यों है और बार बार उन्हें जो डिले के सबमिशन सुनने पड़ रहे हैं एक्यूज की तरफ से कि ये डिले उनकी तरफ से नहीं है, तो इसकी सच्चाई क्या है। अब इसी को क्लैरिफाई करते हुए एसवी राजू ने अपना पहला सबमिशन दिया। उन्होंने बोला कि वो बाकी आर्गुमेंट्स तो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन वो पहले इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि व्हाट दे आर सेइंग इज वेट फॉर अदर एविडेंस टू कम। इफ आई फाइल अ चार्जशीट देन दे हैव टू आर्ग्यू ऑन चार्ज। इस पर जस्टिस कुमार ने उनसे पूछा कि अकॉर्डिंग टू देम यू आर फाइलिंग चार्जशीट्स इन पार्ट्स। इस पर जस्टिस कुमार ने उनसे पूछा कि उनका कहना है कि आप चार्जशीट पार्ट्स में फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसवी राजू कहते हैं कि वो और एविडेंस का वेट नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि अभी और एविडेंस आएंगे और हम उसके बाद आर्ग्यू करेंगे चार्ज पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दे कांट वेट एंडलेसली फॉर अदर एविडेंस, इट मे और मे नॉट एमर्ज, अ चार्जशीट वाज फाइल्ड। तो इस पर जस्टिस कुमार ने उन्हें फिर से पूछा कि the defense believes that the delay in the case is caused by the prosecution. Their point is that if the charge sheets keep coming in stages, the delay is essentially caused by you. तो यहाँ पर बेंच का कंसर्न भी काफी सीरियस था कि अगर चार्ज शीट बार बार आती रहेगी और स्टेजेस में आती रहेगी, पार्ट्स में आती रहेगी, तो हम इस ट्रायल को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे इन चार्जेस पे आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने आर्ग्यू किया है कि यू कैन नॉट बेस आर्ग्यूमेंट्स ऑन पोटेंशियल एविडेंस टू क्लेम अ डिले इन फ्रेमिंग चार्जेस। If 70,000 documents existed in hard copy, we provided them in soft copy, but they insist on hard copies. Regarding Umar Khalid, he was aware that the rights were planned and sought to create an alibi, even purchasing expensive tickets to do so. तो यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने बेंच को समझाया कि हमने उन्हें 7,000 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सॉफ्ट कॉपी में दे दिए हैं, लेकिन अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें हार्ड कॉपी में दिए जाए और यही कारण है जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसिक्यूशन ट्रायल है ये डिले हो रहा है। इस छोटे से आर्गुमेंट सेशन के बाद बात बढ़ती है उमर खालिद के बेल एप्लीकेशन को लेकर। तो यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने सबसे पहला सबमिशन ये दिया कि उमर खालिद को अच्छे से पता था कि उनके एक्ट का क्या नतीजा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपना जो एक परफेक्ट एलिबाई आप कह लीजिए वो बना के रखा था और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेंसिव टिकट भी परचेज की थी। एसवी राजू ने सबमिट किया उमर खालिद इंटेंशनली प्लान टू लीव दिल्ली बिफोर द राइट्स टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्लानिंग वाज सो कैरिड आउट बाय हिम। Contrary to claims, he was not restricted from posting in the DPSG group. Anyone, including him, could send messages before 11 March. After 11 March, messages were deleted and he was no longer made an admin. तो उनका कहने का मतलब है कि जो उमर खालिद थे वो इस पूरे एक्ट के मेन मास्टरमाइंड थे। उनके ही कहने की वजह से जो है ये वायलेंस इरप्ट हुए और वो इसमें एक एक्टिव आप कह लीजिए पार्टिसिपेटर के रूप में नजर आए हैं और उन्होंने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए एक एक्सपेंसिव टिकट भी खरीदी और एक एलिबाई भी स्टैंड बाय किया जो ये बता सके कि उस समय वो वहां पे मौजूद नहीं थे या उनका कोई रोल इन वायलेंस से मिलता जुलता नहीं है। लेकिन एसवी राजू कहते हैं कि वो 11 मार्च तक वो उस ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया था उसमें एक्टिवली मैसेजेस कर रहे थे, एक्टिवली इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस और जो भी उनको अपनी बात कहनी थी वो दे रहे थे। लेकिन 11 मार्च के बाद वो मैसेजेस डिलीट हो गए और उसके बाद वो उस ग्रुप के एडमिन भी नहीं रहे। इसके बाद एएसजी एसवी राजू ने कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और कुछ जो कन्वर्सेशंस थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ स्पीचेस के जो एक्सर्प्ट थे वो उन्होंने बेंच के सामने रखे और जो उन्होंने इतने कंपाइलेशन अपने डॉक्यूमेंट्स के कंपाइलेशन उन्होंने कोर्ट को सबमिट किए थे उन्हीं में से उन्होंने रीड आउट किया, जिसमें से एक मैसेज था भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। इसी को एएसजी एसवी राजू कहते हैं कि एडिंग दैट द एफआईआर 110 of 2016 covers all such anti-national slogans and this has been relied upon in the charge sheet. तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारी कन्वर्सेशन और व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े और उन्होंने बेंच को बताया कि एफआईआर में ये सारी चीजें, ये सारे एंटी नेशनल स्लोगन्स जो हैं वो इलेबोरेट किए गए हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो चार्जशीट फ्रेम की गई है। तो यहाँ पर जस्टिस कुमार ने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द
वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि एक स्टेज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आया था आज की रिजोइंडर सबमिशंस में, जहां पर बेंच को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को, कंपाइलेशंस को एक एक कर पढ़ने में। वो कंफ्यूज हो रहे थे कि किस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए। इवन एसबी राजू उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने आप कह लीजिए एक रिव्यू या फिर आप थोड़ी सी डांट फटकार जो है उन्होंने सेंटर को भी दी, और जो काउंसिल थे दोनों तरफ के उनको भी बोला कि मैनेजिंग सच वॉल्यूम्स इज वेरी डिफिकल्ट। In the Supreme Court, it is challenging, whereas in High Courts, the running volumes are handled smoothly. Our difficulty begins when you two stop cooperating. तो उन्होंने साफ कहा कि दोनों काउंसिल्स को ये चीज देखनी पड़ेगी, उनको इस चीजों में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अपना सिस्टम बहुत अच्छे से चला रहा है। वहां पर जो भी कंपाइलेशंस होती है वो वॉल्यूम में होती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और हमें कभी भी डिफिकल्टी नहीं हुई उनको एक्सेस करने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये डिफिकल्टी हमें डेली फेस करनी पड़ती है। अब दर्शकों, इसके बाद एक शार्प क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला वो ये था कि व्हाई आर यू रेफरिंग टू अ प्रायर एफआईआर फ्रॉम द 2020 राइट्स, हाउ इज दैट रेलेवेंट। तो अभी आपने देखा जो हमने ऊपर एफआईआर का मेंशन किया है वो 2016 की है। जब एसवी राजू ने उस एफआईआर को ऑन टेबल रखा तो वहीं पर एक काउंटर क्वेश्चन आया कि आप 2020 राइट से पहले की एफआईआर क्यों मेंशन कर रहे हैं, उसको क्यों आप टेबल पर लेकर आ रहे हैं, वो इस केस से कैसे रेलेवेंट है। तो एएसजी एसवी राजू ने यहाँ पर डिफेंड किया अपने आर्ग्यूमेंट्स को ये कहते हुए कि कॉन्स्पिरेसी कैन बिगिन वेल बिफोर द एक्चुअल एक्ट, इवन 2 years in advance. The planning occurs prior to the event itself. यानी कि उनका इशारा इस तरफ था कि जो दिल्ली राइट्स 2020 हुए थे, इसकी प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, और उसका एक आप कह लीजिए जो एक प्रूफ है वो ये एफआईआर है 2016 की, जहां पर ये एंटी नेशनल स्लोगन्स और ऐसे कई सारी चीजें जो है वहां पे नेम की गई हैं। उन्होंने आगे ऐड किया कि दे हैड प्लान टू कीप चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द फ्रंट so that police can't take action. उमर खालिद was supervising and getting all information. तो उन्होंने पूरा जो वायलेंस कैसे हुआ, प्रोटेस्ट कैसे हुआ, जिसकी वजह से इतने दंगे भड़के, उसके जो एक एक्चुअल पिक्चर है वो दिखाने की कोशिश की बेंच को, जहां पर उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत मेटिकुलसली ये पूरा चीज जो है वो प्लान किया था, जहां पर उन्होंने जो वुमेन्स थे और जो बच्चे थे उनको आगे रखा था, यानी प्रोटेस्ट साइड में वो आगे लीड कर रहे थे, ताकि जब पुलिस अगर एक्शन लेगी तो वो एक्शन ना ले पाए, ये देखते हुए कि आगे जो है वो बच्चे हैं और लेडीज है। और इस पूरी इंफॉर्मेशन की जो खबर थी वो उमर खालिद तक पहुंच रही थी, वो इस चीज को अच्छे से मैनेज कर रहे थे। आगे एसवी राजू कहते हैं कि तस्लीम आईडी रिपोर्टिंग टू उमर अबाउट वट एवर वॉज हैपनिंग रिगार्डिंग द राइट्स एंड चक्का जाम। तो उन्होंने एक आईडी का रेफरेंस दिया और बोला कि इस आईडी से उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चक्का जाम या प्रोटेस्ट साइट पे क्या हो रहा है उसके बारे में सारी खबर उन्हें मिल रही थी। उन्होंने आगे ये भी सबमिट किया कि जो चार्जशीट थी उसमें जो पूरा प्लान था इन्वॉल्विंग द रिजीम चेंज वो पूरा मेंशन्ड है। तो अपनी उन्होंने चार्जशीट को फिर से रेफर किया और बेंच को बताया कि यार इनिशियल चार्जशीट ऑलरेडी कंटेन्ड द एलिगेशंस अबाउट द रिजीम चेंज नैरेटिव. Gulfisha was also actively involved and I have detailed her role in my note. Very inaccurate submissions were made on behalf of Sadaf Ahmed. तो यहाँ पर अब एसपी राजू स्टेज पर पहुंच गए थे, जहां पर वो कल के रिजॉइंडर में जो सबमिशंस दिए गए या जो पूरी केस हेयरिंग कंटिन्यू चल रही है उस दौरान जो एक्यूज के जो काउंसिल थे उन्होंने जो अपने सबमिशंस दिए उन सबको नकारते हुए नजर आए, उन सबको रिफ्यूट करते हुए नजर आए, और उन्होंने बोला कि गुलफिशा फातिमा जो थी उनका भी इस कॉन्स्पिरेसी में जो था वो एक्टिव रोल था। साथ ही जो सबमिशंस शदाब अहमद को लेकर दिए गए थे वो भी एकदम गलत है, एकदम इनएक्यूरेट है। दर्शकों, अब एक ट्विस्ट देखने को मिला जब बेंच ने एसवी राजू से पूछा यूएपीए के कंटेक्स्ट में दैट हाउ आर यू ब्रिंगिंग कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए, यानी कि जो यूएपीए का सेक्शन 15 है उसके अंडर आप कॉन्स्पिरेसी कैसे लेकर आ रहे हो अपने इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। देयर आर्ग्यूमेंट इज दैट इट इज जस्ट अ स्पीच एंड हैज नो कनेक्शन विद एनी एक्ट। तो आपको याद होगा कि कल जो शार्जिल इमाम के जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे उसमें ये बोला गया था कि वो सिर्फ स्पीचेस दे रहे थे, उनकी स्पीचेस वो खुद भी मानते हैं कि कुछ स्पीचेस ऐसी थी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी या उसमें थोड़ा ध्यान बरतना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्पीचेस इतनी एंटी नेशनल भी नहीं है या इस लेवल पर भी ग्रेव नहीं है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी या फिर इस लेवल के दंगों को भड़का सके। तो उन्होंने कल भी इसी चीज पर रिलाई किया था कि उनकी स्पीचेस को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, ना कि यूएपीए के एंगल से। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि इतने लंबे आर्ग्यूमेंट सेशन के बाद जो कि ये हेयरिंग सुबह से लेकर शाम तक चली है, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया है कि उन्होंने दोनों पक्षों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लेंथ में सुने हैं, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद जो मेमोज हैं, जो ब्रीफ्स आए हैं, जो सिनॉप्सिस हैं, जो रिटन सबमिशंस हैं, एविडेंस हैं,
या फिर आप लिस्ट ऑफ डेट्स और इवेंट्स की बात कर लीजिए, यानी कुछ भी जितना भी मटेरियल जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से और जो एक्यूज की तरफ से भी बेंच को सबमिट हुआ है, उन सब चीजों को उन्होंने एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में, जैसे कि हमने कहा कि कंपाइलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था जजेस को, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो उनसे एक ही फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन टू लाइन लगाकर सबमिट करने के लिए बोला गया है, ताकि वो उनको एक बार गो थ्रू करे। और क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी सुन चुके हैं, अब इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जो है उन्होंने बोला कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है, जहां पर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दोनों साइड्स को कोर्ट को सबमिट करने हैं, वो 18 दिसंबर तक उन्हें सबमिट करने हैं। और 18 दिसंबर उन्होंने डेडलाइन दी है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे टेबल पर सबमिट करेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। बस इतना कहकर बेंच ने इस पर जजमेंट अपना जो है वो रिजर्व कर लिया है। तो लेट्स वेट एंड वॉच एंड कीप फॉलोइंग अस।